जय श्री राम दोस्तों। आज हमारा है आपदा प्रबंधन में बाढ़, त्वरित बाढ़। ठीक है, दोनों एक ही चैप्टर है। ठीक है, तो इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम देखेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ अगर चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको निःशुल्क जो पीडीएफ है वह दी जाएगी। ठीक है, आपके व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा टेलीग्राम के माध्यम से भी, जहाँ से भी आप कहेंगे। ठीक है। बाढ़ किसे कहते हैं? सामान्यतः बाढ़ का अर्थ किसी भूभाग में लगातार वर्षा होने या नदियों का जल फैल जाने से उस क्षेत्र का जलमग्न होना है। अधिकांश बाढ़ें वर्षा ऋतु में आती हैं। इस ऋतु में नदियां अपने जल स्तर से ऊपर बहने लगती हैं और उनका जल तटबंधों को तोड़कर निकटवर्ती क्षेत्रों में फैल जाता है। इसके फलस्वरूप नदियों के समीपवर्ती भाग जलमग्न हो जाते हैं। इस स्थिति को बाढ़ कहते हैं। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है या मानवकृत आपदा? स्पष्ट कीजिए। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, किंतु जब यह मानव जीवन तथा संपत्ति को हानि पहुंचाती है तो यह प्राकृतिक आपदा बन जाती है। ठीक है। वास्तव में बाढ़ प्राकृतिक कारकों से जुड़ी है, किंतु वर्तमान में विभिन्न मानवीय कारकों से भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। अतः यह मानवकृत आपदा भी है। प्राकृतिक कारकों से किस प्रकार से? प्राकृतिक कारकों में कई दिनों तक लगातार वर्षा, नदियों का अत्यधिक मोड़दार मार्ग, नदी जलधारा की प्रवणता के आकस्मिक परिवर्तन, भूस्खलन, नदी मार्ग का अवरुद्ध होना, भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोट आदि प्रमुख है। मानवीय कारकों में अनियोजित निर्माण कार्य, नदियों पर कृत्रिम बांधों का निर्माण, अनियोजित भूमि उपयोग, प्रतिरूप, नगरों में खाली कच्ची भूमि तथा भूमि का अभाव तथा वनों की अंधाधुंध कटाई आदि है। ये सभी कारक प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बाढ़ उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अतः बाढ़ प्राकृतिक एवं मानवकृत दोनों प्रकार की ही आपदा है। बाढ़ के तीन प्रभावों का वर्णन कीजिए। बाढ़ के तीन प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। महामारी एवं मृत्यु का आतंक। बाढ़ द्वारा फैला बेकार जल एवं अपशिष्ट पदार्थों का मिश्रण, विभिन्न प्रकार के जीवाणु उत्पन्न होने से विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग महामारी के रूप में फैल जाते हैं। बाढ़ के पश्चात प्रायः हैजा, पेचिश, मलेरिया आदि बीमारियां फैल जाती हैं। इन बीमारियों के फैलने से अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। बाढ़ के आतंक से अनेक बार बच्चे, वृद्ध, गर्भवती महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। भौतिक क्षति। वर्षा ऋतु में बाढ़ आने से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। बाढ़ का तीव्र बहाव अपने साथ फसलों को बहा कर ले जाता है। इसके साथ मकान, मवेशी और उनके बाढ़े आदि सभी भारी जलप्रवाह के साथ बह जाते हैं। मृदा अपरदन। भारत में जलोढ़ मृदा में नदियाँ सामान्यतः मिट्टी लाकर जमा करती हैं, लेकिन भारी बाढ़ों में जल का प्रवाह तीव्र गति से होता है, जो भारी मात्रा में भूमि की कटाव, मृदा अपरदन करता है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी का कटाव होने से उसकी जो उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है। ठीक है। बाढ़, अब यहाँ पे हम आगे चलेंगे। पहला है बाढ़। चौथा प्रश्न हमारा, बाढ़ आने के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। बाढ़ आने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। जब किसी क्षेत्र में निरंतर भारी वर्षा होती है तो वर्षा का जल अनेक धाराओं के रूप में मुख्य नदी में मिल जाता है। इससे मुख्य नदी का आयतन बढ़ जाता है, जो उसके तटबंधों में समा नहीं पाता। अतः नदियाँ अपने जल स्तर से ऊपर तटबंधों को काटकर बहने लगती है। अतः बाढ़ का मुख्य कारण मानसूनी भारी वर्षा तथा चक्रवाती वर्षा है। बाढ़ का दूसरा प्रमुख कारण भूस्खलन है। भूस्खलन से नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तब नदी का जल आसपास के क्षेत्र में फैलकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देता है। नदी के ऊपरी मार्ग में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, वन विनाश से भी बाढ़ों की आवृत्ति बढ़ जाती है। हिमालय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वन विकास के कारण ही हिमालयी नदियों में बाढ़ आती है। वन विनाश के कारण। ठीक है। ठीक है, तो हम कहाँ थे? चौथा है हमारा
मैदानी भागों में उद्योगों और बहुमंजिलें मकानों की परियोजनाएं बाढ़ का प्रमुख कारण मानी जाती हैं। इसका कारण यह है कि पक्की सड़कें, नालियां, निर्मित क्षेत्र, पार्किंग आदि के कारण जल रिसकर सतह के नीचे नहीं जा पाता। ऐसे क्षेत्रों में थोड़ी वर्षा से बाढ़ बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ के शमन की विधियों के बारे में बताइए। बाढ़ के एक प्राकृतिक आपदा है, फिर भी मानव इसे विभिन्न विधियों द्वारा कम या नियंत्रित कर सकता है। बाढ़ शमन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। नदी मार्ग को सीधा बनाना। सामान्यतः नदी के सीधा बहने से बाढ़ की संभावना कम होती है, जबकि नदी के टेढ़े मेढ़े होने से जल प्रवाह में बाढ़ की संभावना अधिक रहती है। नदी क्षेत्रों का सर्वेक्षण करके नदियों और अन्य जल प्रवाह मार्गों को सीधा करना चाहिए। कृत्रिम जलाशयों का निर्माण। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में कृत्रिम जलाशयों का निर्माण करके जल को फैलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार बाढ़ की आपदा को नियंत्रित किया जा सकता है। नदियों को जोड़कर बाढ़ उत्पन्न करने वाली नदियों को अल्पजल की नदियों से जोड़कर एक नदी तंत्र विकसित किया जा सकता है, जिससे अधिक जल वाली नदियों का जल स्वतः ही अल्पजल की नदियों में चला जाएगा और बाढ़ की संभावना कम हो जाएगी। कृत्रिम तटबंध। बाढ़ों से सुरक्षा के लिए मकान ऊंचे चबूतरे पर बनाने चाहिए। इससे तटबंधों से बाढ़ के जल को फैलने से रोका जा सकता है। इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान बाढ़ से सुरक्षा का यही उपाय अपनाया जाता था। बाढ़ की चेतावनी व्यवस्था का वर्णन करना। भारत में केंद्रीय जल आयोग बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान की चेतावनी देने का कार्य करता है। देश में 132 पूर्वानुमान केंद्र हैं, जो लगभग सभी अंतर्राज्य बाढ़ संभावी नदियों पर नज़र रखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 6,000 पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। इन इन पूर्वानुमानों की जानकारी इस आयोग द्वारा देश के मौसम विभाग एवं बाढ़ नियंत्रण के कर्मचारियों को कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा दी जाती है। मौसम विभाग देश भर में इसकी सूचना टेलीविजन एवं अन्य संचार माध्यमों द्वारा देता है। बाढ़ के संदर्भ में संभावना अवधि के बारे में बताइए। बाढ़ के संदर्भ में संभावना अवधि का अभिप्राय उस समय से है जिसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी सतर्क हो सकें और बाढ़ प्रभावित भूभागों के निवासियों को सूचना देकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया अपना सकें। वास्तव में यह अवधि, संभावना अवधि, संचार माध्यमों और प्रशासनिक अधिकारियों को इतना समय देती है कि वे अगली सूचना देकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को खाली करने का कार्य प्रारंभ कर सकें। भारत के मानचित्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, ये तो खैर ठीक है, यहाँ पे मानचित्र है, इसका आप विशेष इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, ये आएगा भी नहीं। मानचित्र जो है आएगा वैसे, लेकिन उसमें क्या रहता है, दर्शाने को रहता है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैप बनाना आता है तो थोड़ा सा देख लेंगे। बाढ़ का संभावना समय क्या है। ठीक है, अधिकतर बाढ़ अधिक वर्षा या बादलों के फटने के कारण आती है। कई दिन निरंतर भारी वर्षा या अधिक मात्रा में हिमपिघलन भी बाढ़ का खतरा पैदा कर देता है। वर्षाकाल ही बाढ़ का संभाव्य समय कहा जा सकता है। भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्र के नाम क्या हैं? तो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र चक्रवातों के कारण बाढ़ प्रवण क्षेत्र में आते हैं। बिहार, असम, यहाँ पे असोम नहीं होगा, असम कर लेंगे, असम कीजिए या फिर आसाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल आदि बाढ़ प्रवण क्षेत्र में सम्मिलित है। भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा असम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सम्मिलित है। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्यों में भी कभी कभी बाढ़ का सामना करना पड़ता है, इन राज्यों में भी। ठीक है, अतः अध्ययन की दृष्टि से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। मुख्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है देश में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में, गंगा बेसिन असोम में,
ब्रह्मपुत्र बेसिन तथा उड़ीसा में वैतरणी, ब्रह्माणी और स्वर्णरेखा नदियों की घाटियाँ सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। भारत की कुल बाढ़ आपदा की लगभग 60% क्षति केवल गंगा के जलप्रवाह क्षेत्रों में होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ आपदा की भारी क्षति होती है। अल्प बाढ़ प्रभावित क्षेत्र क्या होते हैं? देश के अल्प बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान राज्य हैं। 1993 की बाढ़ द्वारा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में 423 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और लगभग 20,000 पशु संपदा क्षतिग्रस्त हो गई थी। आगे का जो है इसी वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सीधे सीधे चलेंगे, 2 मिनट में कंप्लीट करेंगे। बाढ़ आपदा प्रबंधन के 3 पक्ष बताइए। वर्तमान में बाढ़ की विभीषिका को कम करने के लिए विशेष प्रबंध कार्य सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हैं। बाढ़ आपदा विवरण के उपायों का प्रबंधन सामान्यतः 3 स्तरों में किया जाता है: बाढ़ आपदा पूर्व प्रबंधन उपाय, बाढ़ आपदा के दौरान उपाय, बाढ़ आपदा के पश्चात उपाय अर्थात पुनर्वास कार्य। त्वरित बाढ़ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किसी स्थान विशेष पर कुछ ही समय में अत्यधिक वर्षा होने के कारण वर्षा जल अपने साथ साथ बड़े बड़े बोल्डर, मिट्टी पेड़ पौधों के साथ बहने लगते हैं तथा यकायक ही बाढ़ आपदा का रूप धारण कर लेती है, तो इसे त्वरित बाढ़ कहते हैं। देश में त्वरित बाढ़ के कुछ उदाहरण दीजिए। जुलाई 2005 में मुंबई, महाराष्ट्र, बूढ़ा केदार, टिहरी, खेतगांव, पिथौरागढ़, उत्तराखंड में आई बाढ़ त्वरित बाढ़ के विशेष उदाहरण हैं। बाढ़ आपदा के दौरान कौन कौन से उपाय करने चाहिए? बाढ़ आपदा के दौरान निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। सतह पर बहाव मार्ग में रेत के थैले रखिए। पेड़ों पर नहीं चढ़ना चाहिए। पेड़ है यहाँ पे, ठीक है, पेड़ पर हमें नहीं चढ़ना चाहिए, पेड़ पौधे जो होते हैं ना। बाढ़ में कमजोर पेड़ भी बह जाते हैं, हालांकि सभी बह जाते हैं, लगभग सभी बह जाते हैं। आप सुरक्षा के लिए रबड़ की हवादार नावें प्राप्त कर उनका प्रयोग करें। अगर आपका घर बाढ़ की चपेट में है तो तुरंत बाहर निकल जाएं। ठीक है, आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें आपकी इच्छा है। ठीक है, और जय श्री राम सभी को।